नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन 10 कंसेप्ट वन वीडियो की फोर्थ को वीडियो। ये चौथी वीडियो है सीरीज की। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल के सितंबर 12th को जो सेकंड शिफ्ट आई थी ना, उसके 10 क्वेश्चन उठाए हैं। इससे पहले मैंने शिफ्ट 1 के क्वेश्चन करा चुका हूँ, 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, ये चौथी वीडियो है। तो सेकंड शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे। इसकी भी एक पार्ट है जो वो आ चुका है, तो चौथी वीडियो है, तो मतलब कि आपकी 1.5 शिफ्ट हो चुकी है, इससे 2 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसमें क्या होगा कि आप वीडियो के एंड तक पाएंगे कि आपने 10 टॉपिक कवर कर लेंगे स्टैटिक जीके के, जो कि आप अगर सिलेबस करते जाएंगे ना तो कवर करने काफी मुश्किल है, यह काफी टाइम टेकिंग है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यकीन मानिए ये आपके ना सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इससे कम टाइम में इतने ज्यादा टॉपिक आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर एड्रेस्ड द स्पेशल सेशन इन 2025। तो 2025 का तो ये वैसे करंट का था हमारे लिए, ये क्वेश्चन मतलब का नहीं है, इससे रिलेटेड टॉपिक मतलब का है। एनवायरमेंट कोप 30 एंड ग्लोबल हेल्थ। तो किसने एड्रेस क्या किया था, ये क्वेश्चन नहीं करके हम इसके रिलेटेड देख लेंगे क्या कोप को, कोप कितने टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, उससे रिलेटेड हम सारी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए आपके ये जो सारे टाइप के कोप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो यूएनएफसीसी कोप, सीबीडी कोप। यूएनएफसीसी कोप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ट्रिपल सी का कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। मेन फोकस इसका क्लाइमेट चेंज पे है। फिर है सीबीडी कोप, ये है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, नहीं ये भी 1992 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। फिर यूएनसीसीडी कोप, ये भी यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के लिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना वो होती है। तो इनमें कहीं ना देश मिलकर अपनी अपनी वो बना लेते हैं, कॉन्फ्रेंस बना लेते हैं एनवायरमेंट या देश से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं ना उनके लिए। तो साइड स्कोप क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड होती है ना किनके एंडेंजर्ड स्पीसीज की, ठीक है। अच्छा ये किस, इसके लिए जो डाटा कलेक्शन होता है किस बुक में होता है, कौन सी कलर की बुक होती है वो बताएंगे आप, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ का जो इलीगल ट्रेड होता है ना उसको रोकने के लिए ये साइड स्कोप बनता है। फिर रामसर कोप, रामसर जगह कहाँ पे आप ये बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड से रिलेटेड है। वेटलैंड डे कब बनाया जाता है ये बताएंगे। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो आपका ये रिवाइज हो जाएगा, मेन मकसद ये है सिर्फ। फिर सीएमएस स्कोप आपका कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जो भी स्पीसीज आपकी माइग्रेट करती है ना, माइग्रेटरी एनिमल्स बर्ड्स हो गए, उनसे रिलेटेड ये कोप है आपका। फिर बेजल कोप, तो ये हजार्डस वेस्ट के लिए ये वाला कन्वेंशन है। फिर स्टॉकहोम कोप, स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत है, क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो होते हैं पॉप्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड है। फिर रोटरडैम कोप है जो वो हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड। तो अब अभी जो हमारे रिसेंट के कोप हुए हैं उनके वेन्यू देख लेते हैं और क्या उद्देश्य है वो देख लेते हैं। तो यूएनएफसीसीसी जो कोप है, कोप 31, ये जो मीटिंग हुई है कॉन्फ्रेंस की, जो मीटिंग है वो 31st मीटिंग है, 31st एडिशन है। तो फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, 31st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूएनएफसीसी। जो अभी पहला ही कोप था ना वो ये है। वेन्यू कहाँ था, एंटालिया टर्की। होनी कब है, 9 से 20 नवंबर 2026 को होनी है। क्या थीम रहने वाला है, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि ये आपका है रिलेटेड क्लाइमेट चेंज से, तो रिलेटेड टू क्लाइमेट होगा। तो आपको अगर कुछ ये वाली चीज भी याद है ना तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे अगर आपको पता भी नहीं है तो। तो क्लाइमेट से रिलेटेड वाला कोप है तो यूएनएफसीसीसी वाला कोप होगा। पेरिस एग्रीमेंट इंप्लीमेंटेशन के लिए, पेरिस एग्रीमेंट हुए थे क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, क्लाइमेट फाइनेंसिस, ठीक है। कार्बन क्रेडिट वाला जो टॉपिक आता है वो एडेप्टेशन, लॉस एंड डैमेज, ठीक है। इससे पहले वाला जो एडिशन हुआ था कोप 30 वो ब्लेम ब्राजील में हुआ था, याद रखिएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट, पिछले साल का पूछ लेते हैं इसलिए पिछले साल का मैंने इंक्लूड किया। इसके बाद जो एक कोप होगा सीबीडी कोप 17, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कहाँ होगा, येरेवन, अर्मेनिया में।
इसकी डेट क्या है, 19 से 30 अक्टूबर 2026। इंपॉर्टेंट है। मेन फोकस किस पे रहेगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के लिए, प्रोटेक्टिंग 30% लैंड एंड ओशन बाय 2030 तक। 30% लैंड और ओशन को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। मेन मकसद क्या है, स्पीसीज कंजर्वेशन। इससे पहले कोप 16 हुआ था कैली कोलंबिया में। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर है यूएनसीसीडी कोप 17, ये डेजर्टिफिकेशन के लिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हमने देखा था अभी। कहाँ, उलान बटार, मंगोलिया। अभी रिसेंटली इस मंथ में होनी है 17 से 28 अगस्त 2026। फोकस डेजर्टिफिकेशन, ड्रोट से लड़ना, सूखा यानी सस्टेनेबल एंड लेबर लैंड मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, लैंड रिस्टोरेशन। ठीक है। प्रीवियस होस्ट कोप 16 रियाद, सऊदी अरेबिया। खुद डेजर्ट कंट्री है सऊदी अरेबिया, तो मेनली ऐसी जगह पे ही होता है। तो अब होस्ट कौन है रिसेंट, मंगोलिया 2026 का। तो ये है, सिर्फ यही कोप है जो अभी 2026 में आपके होने हैं। तो पेपर से लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके 2025 वाले भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी पूछ सकता है एसएससी, कुछ भी उठ पटांग पूछ सकता है, हमें रेडी रहना है। तो आई थिंक आपको कोप से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ लैंडस्लाइड्स इन्वॉल्व्स बैकवर्ड रोटेशन टू द स्लिप मटेरियल। तो भाई अपने लैंडस्लाइड की भी टाइप होती है, वो देख लेते हैं। रॉक स्लाइड, रॉक फॉल, स्लम्प और डेब्रिस फॉल। यानी रॉक स्लाइड तो एकदम जैसे पत्थर चट्टाने स्लाइड करती हुई चली जाए। एक रॉक फॉल यानी एकदम अचानक से गिर जाए। स्लम्प क्या होता है, स्लम्प आप इस डायग्राम से समझिए, पूरा का पूरा कर्व में ढहता है एकदम। तो इसमें बैकवर्ड रोटेशन आती है, तो ऐसे इतनी स्पीड से ढहता है, ऐसे करके ऐसे हो जाता है। समझ रहे हैं, ये वाला फिगर बनता है। तो इसलिए इसको रोटेशन स्लाइड भी कहते हैं, बैकवर्ड रोटेशन भी कह देते हैं। तो इस फिगर से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। एक होता है डेब्रिस फॉल। तो ये वही टाइप लिखे हुए हैं, फॉल्स, रॉक फॉल, टोपल्स। टोपल्स आपका ये रॉक फॉल की ही टाइप आ गई। स्लाइड्स, रोटेशनल स्लाइड या स्लम्प, और एक ट्रांजिशनल स्लाइड है। ट्रांजिशनल स्लाइड ऐसे, ठीक है। फ्लोज, मड फ्लोज, डिब्रिस फ्लोज और अर्थ फ्लोज, ये इसके टाइप हो गए। और लेटरल स्प्रेड्स। तो ये इस तरीके के आपके क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो इसमें पूछा था बैकवर्ड रोटेशन किस में होती है, तो वो स्लंप में ही होते हैं। रोटेशन आपकी स्लंप में होगी, बाकी सब में आपके ना जनरली स्लाइड होते हैं या फॉल होते हैं। तो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि आप 1 किलोमीटर का स्क्वायर बनाएंगे ना, उसमें कितने लोग मिलेंगे आपको, उसको कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसके रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी वाला यूटी स्टेट कौन है क्या नहीं, वो सारे देख लेते हैं। तो 2011 की जो जनगणना के अकॉर्डिंग अभी भी वही चल रही है, बिहार है सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। ठीक है। और सबसे कम लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट आपका 17 लोगों के साथ, मतलब अरुणाचल प्रदेश टॉप पे है। यानी कि मतलब 1 किलोमीटर तक अगर आप चारों तरफ घूमेंगे ना, स्क्वायर बनाएंगे 1 किलोमीटर का, तो उसमें आपको सिर्फ 17 लोग ही मिलेंगे। इतना लीस्ट पॉपुलेटेड है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है, उसके बाद मिजोरम आता है आपका। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है मेनली। अच्छा, सबसे ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड आपका हो जाएगा दिल्ली। अब देखिए आप दिल्ली में कितने लोग हैं, 11,320 लोग हैं सिर्फ। अगर 1 किलोमीटर में, जहां जो अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग दिखेंगे, वही उतनी ही जगह में दिल्ली में 11,320 लोग रह रहे हैं। ठीक है। और वहीं अगर लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी में देखें, ये यूटी की बात हो रही है, अंडमान निकोबार, यहाँ पे 46 लोग मिलेंगे आपको। ठीक है जी, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड एक और है ये assertion and रीजनिंग का। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन occurs when death rates decline rapidly but birth rates remain high। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन occur तभी होगा भाई, डेथ कम हो जाएंगी और बर्थ ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला तो सेंस बना रहा है। सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंज इंस्टेंटली विथ इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। ये सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर तो इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता कभी भी, इसको तो चेंज होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इतना टाइम इवन सरकार ने काफी कैंपेन चलाए थे, ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ को लेके। और ना चिल्ड्रंस की, मतलब की जो चाइल्ड एजुकेशन 14th ईयर 14 साल तक मैंडेटरी कर दी थी, ताकि बच्चे एजुकेटेड रहे, इन चीजों के बारे में समझे।
ठीक है। और जो गर्ल चाइल्ड मैरिज एक्ट मैरिज थी वो लेट होगी, मतलब लड़कियां लेट से लेट शादी करे, समझदार होकर शादी करे, ठीक है, चाइल्ड मैरिज पे रोक लगे, तो वो इंस्टेंट बिहेवियरल चेंज तो आने वाला है नहीं। उसके लिए तो पता नहीं सालों से सरकारों ने कैंपेन चलाए हैं, तब जाके होगा, है ना। तो ये तो कोई रीजन बन नहीं रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए तो ट्रू है बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंडर द SLKIS वर्टिकल ऑफ खेलो इंडिया डैश केंद्रीय विद्यालय हैव बीन एडप्टेड इन पार्टनरशिप विद KVS। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, इसमें तो आंसर 4 हो गया, ये शायद ही किसी को याद रहा होगा, फ्रेंकली मैं आपको बताऊं। पर इसमें हम जो टॉपिक कवर कर सकते हैं वो है खेलो इंडिया, ये ज्यादा जरूरी है, खेलो इंडिया, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब ना देखिए ऐसा क्वेश्चन जो अगर आ जाएगा ना आपका, ये कि कितने केंद्रीय विद्यालय उसमें ये पार्टनरशिप में आए, ये ना काफी मतलब उठपटांग हो गया क्वेश्चन, इतना याद कोई नहीं रख पाएगा, और ना ये कोई फेमस क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो ये 2025 का था, वैसे भी इससे लेने देना हमें बस ये कि उस टाइम पे टॉपिक क्या पूछा गया था वो हमें बस आइडिया लगाना है। तो खेलो इंडिया था, खेलो इंडिया से रिलेटेड सारी चीजें हम कवर कर लेते हैं। देखिए खेलो इंडिया कितने टाइप के हैं वो देखते हैं पहले तो। खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इनके वेन्यू पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो वेन्यू है खेलो इंडिया बीच गेम का ड्यू, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड ड्यू। सेकेंड एडिशन हो रहा है, इससे पहले एक बार और हो चुका है, अभी ये हुआ है 4 से 10 जनवरी। टॉपर इसमें कौन रहा, विजेता कौन रहा था, विनर कौन रहा था, कर्नाटका। क्लियर होगी बात, ये रट लेना चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया विंटर गेम, तो विंटर गेम, विंटर 12 के 12 महीने कहाँ रहता है आपका, लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर में। तो 6th एडिशन हुआ था इसका, ये लेह में हुआ था एंड गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। 20 से 26 जनवरी में लेह में हुआ था, 23 से 26 फरवरी में गुलमर्ग में हुआ था। इसके विनर कौन रहे थे, हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा था, और इंडियन आर्मी ने रिटेन किया था आइस हॉकी टाइटल। आइस हॉकी भी जनरली वही खेला जाएगा जहां पे बर्फ होगी। तो याद रखिएगा वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, विनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एडिशन कौन सा था ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये मेनली जो ट्राइबल जो बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए था। तो फर्स्ट एडिशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, तो इसको तो रट लीजिएगा आप, ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इसको रट लेना है। ठीक है जी। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है जो आपका, ये फर्स्ट एडिशन था, हुआ कहाँ था, रायपुर, जगदलपुर एंड सुरगुजा, छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ याद रखना है आपने। 25 मार्च से 3 अप्रैल को हुआ था, विनर इसमें भी कर्नाटका रहा था, कर्नाटका आपका ये बीच गेम में भी विनर था, ठीक है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ, बिहार में, ठीक है, पटना था मेन होस्ट। मई 2026 में ये कंक्लूड हो चुका है महाराष्ट्र। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जा सकते हैं इनमें से कोई सा भी। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये कहाँ हुआ था, 6th एडिशन जयपुर राजस्थान, नवंबर 2026 में होना है। तो अभी इसका विनर अभी तक नहीं आया है, देखिए कौन होता है पता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज वाटर शेयरिंग ट्रीटी विथ नेबर्स। तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो इंडिया की वाटर ट्रीटी है वो देख लेते हैं। महाकाली ट्रीटी साइन विथ नेपाल 1996, ठीक है। गंगा वाटर ट्रीटी बांग्लादेश के साथ 1996। तो बोथ 1 और 2 आपके करेक्ट है। अपनी जो जितनी भी वाटर ट्रीटी नेबरिंग कंट्रीज के साथ है वो देखते हैं। तो इसलिए हमारी मेनली हम ट्रीटी करते क्यों है, एक तो वाटर शेयरिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि वो सोर्स तो हमारा सेम है भाई, पानी का सोर्स सेम है, तो उसको वाटर शेयरिंग के लिए, इरिगेशन के लिए और फ्लड मैनेजमेंट के लिए भी, अगर इन केस ज्यादा भाव हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए भी ये वाटर ट्रीटीज साइन होती है। तो पहली है आपकी इंडस वाटर ट्रीटी, बहुत फेमस, किसके साथ थी, पाकिस्तान के साथ है। इंडस वाटर रिवर सिस्टम में 1960 में थी। शेयरिंग ऑफ इंडस बेसिन रिवर्स, क्लियर होगी बात। अगला है कोसी एग्रीमेंट, कोसी एग्रीमेंट नेपाल के साथ है, रिवर कोसी है अपनी। 1954 में वैसे ट्रीटी साइन हुई थी, इसके बाद 1966 में अमेंड हुआ था इसमें, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन हुई थी कोसी बैराज एंड
फ्लड कंट्रोल के लिए। तो इस ट्रीटी में अमेंडमेंट हुआ था 1966 में। इसके बाद है आपका गंडक एग्रीमेंट, नेपाल के साथ है, गंडक रिवर पे है, 1959 में हुई थी, फिर अमेंडमेंट हुआ था 1964 में। ठीक है, ये अमेंडमेंट भी इसलिए होते हैं जैसे कि कुछ वाटर प्रोजेक्ट्स हैं जो भी ये हो गया आपके डैम्स हो गए ना, उसमें नेपाल की कंस्ट्रक्शन के लिए भी भारत ने काफी हेल्प की हुई है। तो उस चलते हुए भी, और बाकी जैसे फ्लड मैनेजमेंट और इन सब के लिए भी ना वाटर ट्रीटीज अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो गंडक बैराज के लिए, इरिगेशन के लिए और पावर के लिए कौन सी, गंडक एग्रीमेंट, ये नेपाल के साथ। महाकाली ट्रीटी नेपाल के साथ। ठीक है, महाकाली शारदा भी बोलते हैं इसको, 1996 में हुई थी। तो ये कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ महाकाली रिवर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट था, मतलब कि दोनों साइड, नेपाल की साइड भी डेवलपमेंट हो इसका और इंडिया के साइड भी। फिर है गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, ये बांग्लादेश के साथ हुई थी 1996 में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इंडस के साथ हमारी पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक, और बांग्लादेश के साथ एक, बाकी सारी नेपाल के साथ है, तीनों की तीनों। तो हमारी टोटल 5 ट्रीटी में से 3 नेपाल के साथ, एक बांग्लादेश के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। क्लियर होगी बात। 1996 में हुई थी गंगा वाली। ठीक है, इसमें कौन सा बैराज है, फरक्का वाला, ये याद रखना, फरक्का गंगा पे ये बना हुआ। ठीक है, गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है वो बताएंगे आप, और ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या हो जाता है वो भी बताएंगे। ये कमेंट में जरूर बताइएगा, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 primarily introduced changes in the company's administrative in which two distinct areas। भाई सारे रेगुलेटिंग एक्ट और ये सब देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो एक्ट आया 1773, क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टार्ट्स रेगुलेटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है इसके। तो इसके बाद 1781 में करेक्ट कर दिए थे डिफेक्ट्स जो रेगुलेटिंग एक्ट में थे, और ये 20-20 साल में लाने थे, हर 20 साल में आएंगे आपके। ठीक है, और फिर आया आपका 1784, ये दोनों आपके ना बस अमेंडमेंट आई थी इनमें, जो 1773 था उसके चेंजेस के लिए आए थे। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट गेट्स डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल, ये लाइन है ना, ये आपने याद रखनी है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल कब आया, 1784 एक्ट के तहत। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट किसको बोलते हैं ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट इनमें से किसको बोलते हैं, इन्हीं में से बोलते हैं, किसको बोलते हैं आप बताएंगे। ठीक है, फिर देखिए 1773 के बाद 20 साल बाद आए 1793 में, फिर 20 साल बाद 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में, ये दो बीच में इनके अमेंडमेंट आए थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट गेट्स डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल थ्रू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना, ठीक है, किसने बनाया, क्या बनाया। उसके बाद 1793 कंपनीज चार्टर रिन्यूड और मोनोपोली कंटिन्यूज। क्लियर होगी बात। ठीक है, मोनोपोली कंटिन्यू रही और चार्टर रिन्यू हो गया। 1813 में मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड एंड्स, किसकी, कंपनी का जो इंडियन ट्रेड से था ना वो मोनोपोली एंड होगी, सिर्फ कहां की बची थी, चाइना के साथ ट्रेड और टी का ट्रेड बचा था 1813 में। ये बहुत बार पूछा गया आपका, सेम लाइन है, ये पेपर की ही लाइन है, ये क्वेश्चन की लाइन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडिया के साथ ट्रेड की मोनोपोली कब एंड हुई, किस एक्ट के तहत हुई। ये कई बार आ चुका है अलग अलग पेपरों में, क्वेश्चन बस लैंग्वेज बदली है। फिर 1833 कंपनी स्टॉप्स कमर्शियल बिजनेस एंड बिकम्स ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। क्लियर होगी बात। फिर है आपका 1853, अच्छा 1853 से पहले ये देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आता है इधर, बेंटिक का नाम आता है, क्यों आता है, क्या हुए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हटकर क्या बन गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, कंप्लीट रूल आ गया था इधर। ठीक है, सारा ट्रेड व्रेड सब बंद होकर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। अब इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में एक नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा मैं, पर ये आपने ये वर्ड टू वर्ड ये चीजें पढ़ लेनी है तो 2-3 बार, ताकि पेपर में गलत ना हो। फिर 1853 में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट हो गए थे। फाउंडेशन फॉर मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए इस टाइम पे कौन था भाई आपका, ठीक है, सिविल सर्विसेज किसने इंट्रोड्यूस की थी, फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे यूज भी की गई है। ठीक है, तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैरी कॉम्स मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल। तो ये तो उस टाइम पे तो करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, प्रेसिडेंट का भी इसका वो था, इससे हमें लेना देना नहीं है। हम बॉक्सिंग की कंटीजेंट देख लेते हैं अपने। ये अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में हो रहे हैं, जो 2 अगस्त को खत्म होने हैं, ठीक है, उसमें ये हमारा कंटीजेंट गया है। इनका या तो सिल्वर और गोल्ड पक्का है। सिल्वर तो पक्का है, क्योंकि सिल्वर या ब्रॉन्ज मतलब एक मेडल इनका पक्का है। कारण क्या है कि ये फाइनल खेलेंगे अभी सारे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिल्वर, गोल्ड, अगर फाइनल आते इन सभी का, क्योंकि 10 के 10 हमारे फाइनल खेलेंगे। ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि 10 के 10 जो हमारे बॉक्सर्स हैं ये फाइनल खेलने वाले हैं। तो इन ये कैटेगरी वाइज हमें याद रखना है, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कोई सा भी, सारे ही इंपॉर्टेंट है। 51 केजी में आपकी साक्षी चौधरी, 54 में प्रीति पवार, 55 में जदुमणि सिंह, 57 में जैस्मिन लंबोरिया, 60 किलो में प्रिया, 60 किलो में मीन, ये अब देखिए ये मेल है, सचिन सिवाच, 70 में अरुणदिति चौधरी, 70 में लवलीना बोरगेहन, 80 में अंकुश पंघल और 90 में नरेंद्र बेरवाल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके, इन सब के नाम 2-3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके पेपर में क्लिक हो जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेजेस ऑफ लॉन्ग जंप। अब ये लॉन्ग जंप का फेजेस पूछ लिए, देखिए नहीं याद होगा उस टाइम पे लॉन्ग जंप में क्या होता है क्या नहीं होता। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं। एथलीट अटेन्स मैक्सिमम मोमेंटम ड्यूरिंग द रनवे बिफोर द टेक ऑफ। हाँ भाई, दौड़ के तो आते हैं फिर कूदते हैं, इतना पता है, तो ये चीज ठीक लग रही है। ड्यूरिंग टेक ऑफ एथलीट पुशेस ऑफ विद ए वीकर फुट। यार एक बात बताओ, कोई भी गेम हो उसमें अपने वीकर फुट से कोई क्यों खेलेगा? कोई सा भी गेम हो, चाहे ये लॉन्ग जंप नहीं होता, कोई और जंप होता, कुछ भी होता, तो वीकर फुट से तो कोई क्यों एथलीट करेगा? तो ये तो सेंस बनाता ही नहीं, तो आपका सेकंड तो गलत हो गया, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ये आपके अवेयरनेस से होने वाले क्वेश्चन होंगे। जितने आप अवेयर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे पेपर में, तो कुछ क्वेश्चन तो आपके ना बिना पढ़े और लॉजिक से ही होते हैं वहां पे सोल्व। और वो ऐसे उठपटांग क्वेश्चन वो कहीं आपके किसी सिलेबस में नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? तो आपके उसमें अवेयरनेस भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एंशिएंट रूलर एडमिनिस्ट्रेटर इज नोटेड एज ए हाईली सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। तो ये तो देखिए आपको पता होगा, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किसका रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य का रहा था। अब इन रूलर्स से ना रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे रूलर। तो पहला जो आप हर्षवर्धना पुष्यभूति वर्धना, ठीक है, डायनेस्टी थी इनकी, 606 से 647 तक इनका राज रहा है। अब मेजर इवेंट इनके, देखिए मैं कुछ और नहीं बताऊंगा इसमें, जो इनके राइन में मेजर इवेंट्स है ना वो डिस्कस करेंगे सिर्फ। कैपिटल शिफ्ट कर ली थी कन्नौज, डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू, बहुत फेमस लड़ाई थी, एट द बैंक ऑफ नर्मदा। इनके टाइम पे विजिट किसने किया था? हुइंगसांग ने, ठीक है, जुएनजैंग भी बोलते थे, हुइंगसांग ने विजिट किया था इनके कोर्ट पे। ऑर्गेनाइज कन्नौज एंड प्रयाग असेंबली। और पेट्रोन किसके थे? नालंदा के। ऑथर क्या थी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा इन्होंने लिखी थी, ठीक है। ऑथर थे किसके? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। तो इतने में आपका हर्षवर्धन कंप्लीट हो गया। फिर है समुद्रगुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी से थे, ये इनका राइन पीरियड रहा है 335 से 375। नॉन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्ता को, याद रखना। क्या कॉन्क्वेस्ट रिकॉर्डिंग इलाहाबाद पिलर में इनके, वो इलाहाबाद पिलर में जो इंस्क्रिप्शन है ना उसमें इनका लेख मिलता है, ठीक है। किसने? हरिसेना ने लिखा था। परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध जो यज्ञ था ना वो इन्होंने परफॉर्म किया था। क्या बजाते थे? इशूड वीणा टाइप कॉइन्स, मतलब कि जो कॉइन था ना उसमें फोटो थी इनकी वीणा बजाते हुए की। और इनके टाइम पे जो गुप्ता एम्पायर था बहुत ज्यादा ही एक्सपेंड हुआ था समुद्रगुप्ता के टाइम पे, ठीक है। तो हम बहुत जल्दी जल्दी सारे रूलर्स को कर रहे हैं, इनको डिटेल में बाद में जरूर समझेंगे, पर एक क्विक रिवीजन के लिए है ये मेन पर्पस इस वीडियो का, क्विक रिवीजन आपका। इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रूलर रहे थे। मौर्य डायनेस्टी के थे 322 से 298 तक। फाउंडेड मौर्यन एम्पायर, गाइडेड बाय चाणक्य, कौटिल्य। बहुत इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र, ठीक है। वो सारी चीजें आपको डिटेल में फिर कभी समझाएंगे। कौन कौन थे इनके दरबार में? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, मेगास्थीसिस। अच्छा, डिफीट किया था इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को, सॉरी, डिफीट किया था सेल्यूकस निकेटर को। और मेगास्थीसिस इनके विजिट किया था पाटलिपुत्रा।
इन्होंने क्या अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। डाइड एट सरवन बेलागोला, याद रखिए सरवन बेलागोला में, ये किस स्टेट में आप बताएंगे मुझे। ये डाइड हो गए थे और इन्होंने मतलब मर गए थे, और इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। फिर है पुलकेशिन टू, चालुक्य डायनेस्टी से, बदामी, ठीक है, 610 से 642, कैपिटल थी वतापी बदामी, डिफीटेड हर्षवर्धना एट नर्मदा। याद रखना पुलकेशिन टू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लड़ाई जो हर्षवर्धना को हराई थी एट रिवर, किस बैंक में, नर्मदा बैंक के रिवर पे, ठीक है। और एहोल इंस्क्रिप्शन में मिलता है बाय रवि कीर्ति, एहोल इंस्क्रिप्शन किसके, बाय रवि कीर्ति। डिफीटेड बाय, अच्छा ये नरसिम्हा वर्मन वन पल्लवा डायनेस्टी के थे। मेंशन बाय, जो विजिट देखो इन्होंने क्या था ना, हुइंग सेसैंग, ठीक है, ठीक है जी, इसको ये भी बोलते हैं हुइंग सेंग, ये इन्होंने विजिट किया था, वही है जो यहाँ पे मेंशन किए गए थे ना, जुएनजैंग भी बोलते हैं, हुइंग सेंग भी बोलते हैं, तो इनकी इंस्क्रिप्शन में मिलता है। बात क्या याद रखनी है, पुलकेशिन टू ने, पुलाकेशिन जो टू थे, इन्होंने हराया हर्षवर्धना को। और पुलकेशिन टू को किसने हराया, नरसिम्हा वर्मन ने। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हा वर्मन, इंपॉर्टेंट चीज है। और रिवर का नाम भी याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, ठीक है। और जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके सरवन बेलागोला में इन्होंने जो अपने प्राण त्याग दिए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने 10 टॉपिक कवर कर लिए, कोप से शुरू होके हम मौर्यन साम्राज्य तक हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली, ठीक है। तो हमने सारे रूलर्स देख लिए, सारे नहीं तो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो देख लिए, और बाकी सारे टॉपिक भी अपने अलग अलग फील्ड के ना, जो अलग अलग सब्जेक्ट से टॉपिक हमने उठाए, और वो आपके कवर हो गए, क्विक रिवीजन होगी इसमें आपकी। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यकीन मानिए एग्जाम में आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलने वाली है। तो इसको 2 बार देख लीजिएगा, एक बार 2x पे करके देख लीजिएगा। और ये इस सीरीज की ना 4th वीडियो है, तो पहली 3 आपकी अपलोड हो चुकी है, तो इसको भी जरूर देखिएगा और इनको कंटिन्यू कर लीजिए, आपके ना पेपर की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, और बाकी ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।